Hi friends, my name is Radhika Gupta and I am a semester 6 student at University of Delhi. I'm studying BMS currently and I'm making this video in order to teach myself the concepts of research methodology for semester 6 BMS exams, and this video is more of a study for myself video, and if you also want to stay tuned then you are most welcome to join. This is for revision before the exams because I have the exam coming up in 5 days now. And I've made proper notes via AI, properly definitions and color coordinated them in bullet points. And I have also discussed some of the classroom concepts that I recall our teacher sharing with us. It is a short video with a proper mind map towards the end for you to have a short glimpse of the entire unit in a single go. And additionally, if you want to take the notes, you can DM me at the email ID that is mentioned in the description. Let's get started. यूनिट 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी. थ्रू आउट दिस यूनिट हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो पढ़ेंगे नेचर और मीनिंग ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च क्या होता है एंड उसका मीनिंग क्या होता है. रोल इन डिसीजन मेकिंग, हाउ इट असिस्ट्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. फिर रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो एंड उसके 11 स्टेप्स इन डिटेल हम पढ़ेंगे. देन हम रिसर्च के टाइप्स भी पढ़ेंगे. सो वी हैव क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव एंड वी हैव एक्सप्लोरेटरी वर्सेस कंक्लूसिव. वैसे तो इससे ज़्यादा भी स्टेप्स होते हैं बट वी विल कवर देम इन द फर्दर टॉपिक्स एंड नेक्स्ट यूनिट में भी. डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो किस किस टाइप की हो सकती है. इसके अंदर भी हम काफ़ी स्टडी करेंगे अबाउट द रिसर्च डिज़ाइन वाला पार्ट. देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, कि किस किस पर्पस से करा जाता है एंड द रिसर्च हाइपोथेसिस. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रिसर्च भला होता क्या है. रिसर्च, इसका सिंपल सोबर मीनिंग है अ सर्च फॉर नॉलेज, यानी कि आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जिससे आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा. एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच है ये, जिससे कि आपको पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे रेगुलर और पर्टिनेंट रिसर्च पाना. सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, या फिर द सिंपलेस्ट डेफिनेशन विल बी केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, स्पेशली थ्रू सर्च ऑफ न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज. सिंपली मीनिंग कि आप बहुत ध्यान से एक इंक्वायरी कर रहे हो, किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, न्यू फैक्ट्स ढूंढ रहे हो, या किसी चीज़ को आप प्रूफ करना चाहते हो, किन्हीं चीज़ के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढना. दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, दैट इज रिसर्च. सो की आइडिया, रिसर्च इज अ मूवमेंट फ्रॉम द नोन टू द अननोन. आपका कुछ एक पर्टिकुलर नोन डोमेन है जिसके के बारे में आपको सब पता है एंड आप उससे जा रहे हो अपने अननोन में. आप कुछ नया ढूंढ रहे हो, आप कुछ नई डिस्कवरी कर रहे हो. दैट इज रिसर्च. सो नाउ लेट अस कम अप विद व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसर्च. इसको याद करने का लेट अस हैव अ न्यूमोनिक, दैट इज SOEABQ एंड हर एक का फुल फॉर्म यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, तो S स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक, यानी कि आप जो भी रिसर्च करते हो इट शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड एंड अ लॉजिकल प्लान, यानी कि आप क्या क्या स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर अप्रोच अपनी फॉलो करोगे. दैट शुड बी वेल नोन विद इन द डोमेन्स ऑफ द रिसर्च. ऑब्जेक्टिव, कि जो आपका रिसर्च है वो होना चाहिए फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल बायसेस. इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव. It also means कि whenever you are trying to prove something, it should be coming from a pursuit of knowledge, not from any biases or any manipulations. Okay, then empirical, meaning that it should be based on observed and a measured phenomena, यानी कि आपने इसको proper observe या फिर आपने इसको record करा हुआ होना चाहिए. एनालिटिकल मीन्स यानी कि यहाँ पे आप लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करोगे यूजिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एट्सेट्रा in order to find out the conclusions. Basic or applied means it should be theoretical या फिर it can be applied, meaning it should solve a particular problem.
क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव सिंपली मीन्स न्यूमेरिकल डेटा या फिर डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल डेटा. तो दिस इज द निमोनिक SOE ABQ. मूविंग बिलो वी हैव द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च. जो आपकी रिसर्च होनी चाहिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए. तो जो आपने ऊपर पढ़ा सारा का सारा नेचर में SOE ABQ, इसको आप वापसी की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो, नहीं तो इसी में ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं इनको और मिला सकते हो. फर्स्ट वन बीइंग पर्पसफुल, कि जो रिसर्च होना चाहिए उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. देन रेप्लिकेबल, जो आपकी मेथड्स हैं वो कोई और करके उनसे एक आउटपुट लेके आ पाए. देन यू हैव एम्पेरिकल, मीनिंग की ऑब्जर्व्ड या फिर मेजर्ड फिनोमिना होना चाहिए. देयर बाय मूविंग टू एनालिटिकल, मीनिंग कि आपको लॉजिकल रीजनिंग यूज करनी है. सो मूविंग अहेड वी हैव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, कि जो भी रिसर्च हो रही है उसका पर्पस क्या है, उससे आप एंड गोल अपना रीच क्या करना चाहते हो. तो मेन एम तो होता है टू फाइंड एनी हिडन ट्रूथ, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके के बारे में आपको अभी तक नहीं पता उसको अनकवर करना. ऑलराइट, सो आपकी जो ब्रॉड ग्रुपिंग्स होती है द पर्पस ऑफ द रिसर्च कैन फर्स्ट ऑफ ऑल बी एक्सप्लोरेटरी, कि आप कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक न्यू चीज़ के अंदर आप अपने इंसाइट्स जो हैं वो लेना चाहते हो. नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्टिव, यानी कि कोई एक ऐसा फिनोमेना है जिसके के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, उसके बारे में और एक्यूरेटली कोई सी इंफॉर्मेशन देना, या फिर किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप या सिचुएशन के बारे में. देन इज डायग्नोस्टिक. डायग्नोस्टिक मीनिंग बाय कि आपको पता चले कि किसी चीज़ का रीज़न क्या है, टू कम अप टू अ रीज़न ऑफ समथिंग, कि व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, to determine the association of something with something else. Then you have the hypothesis testing, meaning the cause and effect relationship, कि आपके दो रिलेशनशिप के बीच में कितना एक्सप्लेनेशन है कि इस चीज़ से आपका ये रिजल्ट आ रहा है. सो सिंपली मीनिंग द डिफरेंस इन डायग्नोस्टिक एंड hypothesis टेस्टिंग इज, डायग्नोस्टिक में आप पता लगाते हो कि फ्रीक्वेंसी और एसोसिएशन ऑफ समथिंग, and cause and effect में you try to find out what is the particular effect of a cause. So let us come up to the motivation that people have for doing the research. First of all, to get a degree or to get any consequential benefits, then to solve any unsolved practical problems, then for the intellectual joy, then you have the services to the society, respectability and government directives, employment conditions, etc. Let us consider its role in decision making now, which is one of the important topics from exam perspective. So focus on this one. First of all, आपको ये decision making में research कैसे help करता है. ये जो है ये आपको एक factual basis provide करता है to your research, कि आप जो भी कर रहे हो is it fact based, उसका कोई particular आपके पास सबूत है या फिर आप ऐसे ही हवा में बातें किए जा रहे हो. Then you have problem identification. It helps you in identifying कि किसी particular इशू की एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या चीज़ है जो कि आपकी करंट प्रॉब्लम का कारण है. फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में जो है सेल्स बड़े कम हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है वो आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से पता लगा सकते हो, जहाँ पे कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट विल बी द डिक्लाइनिंग सेल्स, एंड जो आपका अगर आप रिग्रेशन मॉडल रन कर रहे हो, सो फर्स्ट वेरिएबल बीइंग आपका लेट अस से लो कस्टमर सर्विस, और यू कैन हैव ऐसे लाइक मोर इक्वेशंस, more variables into this. So B is the constant and E is the error. And forecasting meaning कि आप फ्यूचर के बारे में प्लान ऑलरेडी करके रखना चाह रहे हो. पॉलिसी मेकिंग में आपकी हेल्प करता है, अनसर्टेनिटी रिड्यूस करने में भी ये आपकी हेल्प करता है. सो लेट अस रिकॉल अभी तक हमने जो भी पढ़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज रिसर्च? इट इज अ परस्यूट ऑफ नॉलेज, अ सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ फाइंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन गोइंग फ्रॉम द नोन टू अननोन. देन वी हैड स्टडीड अबाउट द नेचर ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने पढ़ा था SOE ABQ, जिसमें कि आपका S स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक, O स्टैंड्स फॉर आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड, E स्टैंड्स फॉर एम्पेरिकल, दिस इज एनालिटिकल, दिस इज बेसिस और अप्लाइड, एंड दिस इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. सो देन हमने करा था नेचर, एंड देन आफ्टर वी केम टू रोल इन डिसीजन मेकिंग, जिसके कि पहले हमने किया था
अबाउट मोटिवेशन फॉर रिसर्च. सो रोल इन डिसीजन में वी हैव डन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यों करते हैं, क्या ये हेल्प करता है. ये हमारे को एक फैक्चुअल बैकिंग प्रोवाइड करता है. ये हमारे को फोरकास्टिंग में हेल्प करता है. देन analyzing the problem statement to a particular issue. Cool, and so on and so forth, more points. So let us now move ahead. अब हम पढ़ेंगे steps in the research process. हमारे total 11 steps हैं throughout the research process. It is a structured journey from inquiry to actionable insights. हमारे 11 major steps होते हैं with feedback and feed forward loops. Step number 1, formulating the research problem, RP. Step 2, literature survey. Step 3 आपका hypothesis बनता है. Then step 4 is to prepare the research design, कि आपको अपना research exploratory रखना है या फिर आपको वैसे descriptive रखना है या फिर causal या फिर hypothesis रखना है. Then you have the sample design, कि आप अपना sample किस तरीके से choose कर रहे हो. इसमें you have दो तरीके, you have probabilistic sampling and non-probabilistic sampling. We are going to do that further. कलेक्ट करते फिर आप डेटा को, इसके आपके दो मीन्स होते हैं. वंस अगेन प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी. एग्जीक्यूट करते हैं आप अपने प्रोजेक्ट को. देन यू जस्ट एनालाइज द डेटा कि आपने जो जो कलेक्ट किया है उसका सेंस क्या बनता है, व्हाट इज द आउटकम दैट इज कमिंग. देन यू टेस्ट योर हिपोथेसिस, देन यू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट. सो स्टेप 1 वी हैव फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. ये होता है आपका फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, क्योंकि ये बताता है कि आपको क्या इन्वेस्टिगेट करना है, क्या है आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एक कंपनी को पता लगाना है दैट वाई देयर सेल्स आर डिक्लाइनिंग. सेकेंड मोटिव कैन बी कि कंपनी को पता लगाना है कि क्या पर्टिकुलर रीज़न है कि उनका सोशल मीडिया पे ग्रोथ नहीं हो रहा. सो दीज कैन बी सम ऑफ द रीजंस दैट अ कंपनी वांट्स टू असेस इन देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इट कैन टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर और रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स, कि आपका जो है प्रॉफिट जनरेशन का कितना कनेक्शन है डायरेक्टली ऑपरेशंस एफिशिएंसी से. तो ये आपका होगा रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. और या फिर यू कैन ऑल्सो हैव अबाउट हाउ मेनी आवर्स विल अ स्टूडेंट स्टडी और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एनेबल अ स्टूडेंट टू स्कोर हाई मार्क्स इन द एग्जाम. ठीक है. सो अ गुड प्रॉब्लम इज ऑलवेज स्पेसिफिक, ऑपरेशनल, फिजिबल. कूल. तो आपका जो ब्रॉडर इंटरेस्ट होता है उसको यू आर ब्रिंगिंग डाउन टू नैरो टर्म्स वाया डिस्कशंस. यू कैन रीड द एग्जाम्पल. मूविंग अप नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे. लिटरेचर सर्वे का इजी वर्ड्स में मीनिंग है पुराने जिसने भी जो भी रिसर्च पेपर्स लिखे हैं उन सबको रीड करना या फिर जानना कि उनका जो प्रॉपर कंक्लूजन है या उनका जो प्रॉपर रिसर्च मेथोडोलॉजी रहा है, उनका जो क्रक्स है वो क्या है. तो व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टडीड उसको समझना एंड आइडेंटिफाइंग द गैप्स. ठीक है. तो अगर आप किसी की ऑलरेडी करी हुई रिसर्च को रीडू करोगे तो यू आर नॉट मेकिंग मच ऑफ एन इम्पैक्ट. यू नीड टू रीड ओल्ड रिसर्च पेपर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि गैप्स क्या हैं, देन उनको आइडेंटिफाई करना. सो यू कैन रीड देम वाया एकेडमिक जर्नल्स, बुक्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं. गवर्नमेंट भी काफ़ी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है. देन योर टूल्स आर फॉर एग्जाम्पल गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, डेटा बेसिस ऑफ द लाइब्रेरी एट्सेट्रा. इट इंक्लूड्स बोथ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, यानी कि जो आपका प्रॉपर थियोरेटिकल वाला पार्ट होता है वो, एंड द एम्पेरिकल स्टडीज जो कि पहले से किसी ने करी हुई है. ये इंश्योर करता है कि आपकी कोई भी डुप्लीकेशन ना हो रही हो रिसर्च की. लाइक वी मेंशन, इट हेल्प्स इन रिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव एंड hypothesis. For example, someone has done a particular research relating to a different geography, so you can do it relating to another geography. Great. So then we have the third step, development of the working hypothesis. What does it mean? Hypothesis का meaning होता है a tentative assumption. एक assumption जिसको कि आप अभी के लिए, फिलहाल के लिए true मान के चल रहे हो. एंड यही जो होता है ये आपके स्टडी का फोकल पॉइंट रहता है. तो आपका जो एंड में गोल आता है दैट इज टू ईदर रिजेक्ट और टू नॉट रिजेक्ट द H0. ठीक है. सो H0 इज द नल हाइपोथेसिस
जिसको कि आप ट्रू अज्यूम करके अपना रिसर्च पूरा का पूरा कंटिन्यू रखते हो। तो इसी के अराउंड आपका सारा का सारा डेटा कलेक्शन होता है और एनालिसिस होता है। इट शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक, टेस्टेबल एंड अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स। And it is not required in exploratory research because you are not going out to prove something पहले से ही। exploratory research में you are in fact finding out a new thing, right? You can read the example and after that coming up to preparing the research design. In simple words, it means a conceptual blueprint कि आपका जो पूरा का पूरा रिसर्च रहेगा उसका पूरा का पूरा सिस्टम, उसका फ्लो कैसा रहेगा। सो यू कैन हैव एक्सप्लोरेटरी, जो कि आपके ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, आप कुछ एक न्यू फिनोमेना पे रिसर्च करते हो। देन डिस्क्रिप्टिव में आपका हो जाता है एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, डायग्नोस्टिक इज टू अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड एक्सपेरिमेंटल इज फॉर टेस्टिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। तो आप अपना नॉन एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है वो आप सर्वेस के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कर सकते हो। एंड एक्सपेरिमेंटल आपका बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन करके या फिर कंट्रोल ग्रुप्स को रख के कर सकते हो। सो अभी तक के हमने अपने 4 स्टेप्स पढ़े हैं, स्टार्टिंग विद प्रिपेयरिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड इज द लिटरेचर रिव्यू, पूरा का पूरा लिटरेचर स्टडी करना। देन थर्ड वॉज टू हैव डेवलपमेंट ऑफ द वर्किंग हिपोथेसिस, अपना आप हिपोथेसिस बनाते हो। एंड फोर्थ में यू आर डिफाइनिंग द रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन के बाद यू हैव द सैंपल डिजाइन। फिफ्थ स्टेप डिटरमाइनिंग अ सैंपल डिजाइन, सिंपली मीनिंग कि सैंपल क्या होता है। आपका एक फॉर एग्जांपल लार्ज सा पॉपुलेशन है, उसमें से आपने एक छोटा सा सैंपल उठा लिया। So this is your sample and this entire universe, this is the population. Sample design एक ऐसा method होता है to select the items from the population. तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि proper consensus लेना and proper हर एक इंसान का census लेना that is very costly and very time consuming. तो आपके 2 टाइप का होता है। First of all you have probability sampling, जिसमें कि आपके होते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि अगर आपके पास 10 लोग हैं तो उन सबके इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है कि आप 10 में से कोई सा भी इंसान ले सकते हो और सबका 1/10 चांस है ऑफ सिलेक्शन। देन यू हैव सिस्टमैटिक, मीनिंग कि अगर आपके पास 100 लोग हैं तो आप आफ्टर 10th पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो, तो 10th, 20th, 30th, दिस इज प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। देन स्ट्रैटिफाइड में आपका क्या होता है, आपके क्लस्टर्स होते हैं बेस्ड ऑन होमोजेनस ट्रेटा, मीनिंग आपके जो सैम्पल्स हैं उनको ग्रुप किया जाता है बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है आपका स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन दिल्ली एंड करेंटली परस्यूइंग कॉमर्स इन क्लास 12th। देन आपका एक ग्रुप हो सकता है सेम फॉर स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग साइंस एंड एटसेट्रा। उसके बेसिस से आप अपना सीधा सीधा हर क्लस्टर में से एक इंसान ले लो या फिर किसी भी n नंबर ऑफ पीपल उठा लो फ्रॉम एवरी क्लस्टर। देन यू हैव क्लस्टर सैम्पलिंग, बेसिकली मीनिंग कि आपने अपने रिसर्च के हिसाब से एक पूरा क्लस्टर ही उठा लिया। क्लस्टर्स कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी या फिर डेमोग्राफी। Then you have the multi-stage sampling, which means you are going from the state to the city to the school and individual to the student. Sequential meaning by कि आपका सैम्पल साइज फिक्स नहीं है, आप तब तक सैम्पलिंग करते रहते हो जब तक एक डिसीजन रीच नहीं होता। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीनिंग कि जो रिसर्च कर रहा है उसको कन्वीनियंट लगे, जो भी उनकी ईज ऑफ एक्सेस पे बेस्ड हो। देन इज जजमेंट, मीनिंग कि जो भी रिसर्चर के जजमेंट के हिसाब से उनको लगे कि बेस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है उनके पॉपुलेशन को। ठीक है, यू कांट गो एंड टेक द इंटरव्यू और क्वेश्चन फ्रॉम लाइक 1,000 और 10,000 पीपल, सो यू टेक अ सैम्पल फ्रॉम दोज जो कि आपके प्रॉपर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। देन अ कोटा, यू फिक्स कोटास फ्रॉम द सेगमेंट्स
एंड सिलेक्शन आप नॉन रैंडम बेसिस पे करते हो. दिस इज द 5th स्टेप. सेकेंड इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा, यानी कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन. आप खुद से जाकर के फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एंड जब आपका डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, सेकेंड हैंड होता है, तो दैट इज सेकेंडरी डेटा. ठीक है, आपने किसी और के रिसर्च पेपर में से ले लिया, किसी ने पहले से कुछ कलेक्ट करके रखा हुआ था फॉर सम अदर पर्पस, तो आपने वो डेटा यूज कर लिया. इट इज वेरी टाइम एफिशिएंट. सो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स वी हैव. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. तो एक रिसर्चर जो है वो ऑब्जर्व करता है विदाउट इंटरैक्शन, सूटेबल फॉर रियल टाइम एक्शंस. तो बेसिकली आप बस दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो अपने सैंपल को कि क्या क्या उनके एक्शंस हैं, उससे आप अपना रिसर्च कंक्लूड कर सकते हो. आगे पूरा प्रोसेस अपना फॉलो कर सकते हो. देन यू कैन डू द पर्सनल इंटरव्यूज, जहाँ पे कि आप कुछ प्री सेट क्वेश्चंस होते हैं वही अपने सैंपल से पूछते हो टू गेट सम इनसाइट्स. ठीक है, उनसे आप वर्ड टू वर्ड बातें भी कर सकते हो टू अंडरस्टैंड देयर एक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड डेटा. देन यू हैव द टेलीफोन इंटरव्यू. बेसिकली आपको मिलना नहीं है, ओवर द कॉल यू कैन टेक द इंटरव्यूज. मेल्ड क्वेश्चनएयर, मीनिंग कि आप उनको ऑनलाइन एक क्वेश्चनएयर सा ईमेल कर दो एंड वो खुद से अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से इसको फिल कर देते हैं. देयर आफ्टर यू हैव अ स्केड्यूल मेथड, कि आपको ट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स ही आपके फिल करते हैं, तो इससे यूनिफॉर्मिटी रहती है इन द प्रोसेस ऑफ आंसर कलेक्शन. देन यू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट. एग्जीक्यूट आप कैसे करोगे, ये दिस इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. यहाँ पे आपके जो एक्चुअल डेटा कलेक्टेड है, जो आपका सारा का सारा अभी तक का थॉट प्रोसेस है कि आपको कैसे अपना सारा का सारा डेटा कलेक्ट करना है, क्या आपका रिसर्च डिज़ाइन रहेगा, आपने अपना हिपोथेसिस बना लिया या नहीं बनाया, उस सबको आप एक्चुअली यहाँ पे ला करके हम इम्प्लीमेंट करना चालू कर देते हो. इट इंश्योर्स कि जो आपका डेटा है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, एडिक्वेट है कि नहीं है, एंड कलेक्टेड विद इन टाइमलाइंस है कि नहीं है. ठीक है, तो ये कोड कर देते हैं क्वेश्चनर्स को फॉर इजी प्रोसेसिंग, एंड देन स्टैटिस्टिकल एंड कंट्रोल थॉट आपका मेंटेन करके रखता है. देन यू हैव द एनालिसिस ऑफ द डेटा. आपने अभी तक जो भी डेटा इकट्ठा किया है उसको एक प्रॉपर शेप देना, स्ट्रक्चर देना, ऑर्गेनाइज करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने डेटा को एडिट करते हो. जो भी आपके बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल या फिर बिल्कुल ही आउटलायर्स डेटा सेट्स हैं उनको आप रिमूव करते हो. देन यू कोड देम. सपोज कि किसी पर्सन ने आपका ऑन अ लिकर्ट स्केल 1 to 5 सेटिस्फैक्शन लेवल अपना बताया है, सो यू कोड देम कि ओके दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, लाइक 5 इज अ हायर स्कोर, तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आया उस पर्सन का. देन यू हैव टैबुलेशन, मीनिंग कि आप अपने डेटा को प्रॉपर टेबल्स में अरेंज करते हो. यू कैन यूज द स्टैटिस्टिकल मेजर्स टू एनालाइज योर डेटा. यू हैव परसेंटेजेस, यू हैव कोरिलेशन, रिग्रेशन. देन हिपोथेसिस टेस्टिंग में यूज द टी टेस्ट, जी टेस्ट जो कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. यू हैव द काई स्क्वायर टेस्ट विच इज द स्क्वायर ऑफ द जी वेरिएट्स. ANOVA which is the analysis of the variance. Then you have the F test. Then आप करते हो अपना hypothesis testing, मीन्स कि आप ये देखते हो कि जो भी आपका रिसर्च है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या फिर अकर बाय चांस हो गया सीधा सीधा. तो आप एक्सेप्ट या फिर डू नॉट एक्सेप्ट द H0 करते हो बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस लेवल. आप मेजर करते हो अपनी P वैल्यू विच इज़ द प्रोबेबिलिटी वैल्यू. P वैल्यू आपको बताती है कि आपका जो रिसर्च है अंडरलाइंग द अजम्पशन दैट it has happened purely by chance. So if the value is less than 5%, it means that the research that you have done वो proper random नहीं है, that is actually backed by some proper research, and आपका जो H0 है that you reject. Then if you don't have any prior hypothesis, तो results can generate new hypothesis. तो आपकी जो हम पढ़ेंगे, first of all you have the T test, उससे आप दो मीन्स को कंपेयर कर सकते हो. T test भी जो होते हैं आपके फर्दर वो 3 टाइप्स के होते हैं which you will be studying in the unit 3. तो यू हैव इंडिपेंडेंट, पेयर्ड एंड वन सैम्पल टी टेस्ट. काई स्क्वायर आपका होता है, ये एक आपका नॉन पैरामेट्रिक मेजर है. स्क्वायर ऑफ जी वेरिएट भी इसको कहते हैं. अगेन यू गोना स्टडी दैट फर्दर. इसमें आपका जी टेस्ट मेंशन नहीं है बट दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट. एफ टेस्ट आपका ANOVA होता है टू कंपेयर द वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स एंड अमंग द ग्रुप्स. देन कोरिलेशन बताता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन इधर लिखा नहीं है, तो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन बताता है बिटवीन द वेरिएबल्स. इसकी वैल्यू रहती है आपकी -1 से लेकर 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है, आप इसके बारे में पूरा आगे पढ़ेंगे. सिग्निफिकेंस लेवल P जो कि मैंने बता ही दिया.
देन यू हैव जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपने जो भी अभी तक किया उससे ब्रॉड कंक्लूजन्स निकालना कि कंसिस्टेंट फाइंडिंग है कि नहीं है, अपने हिपोथेसिस को वैलिडेट करना. एंड इंटरप्रिटेशन आपको रियल वर्ल्ड मीनिंग देता है एंड इट हेल्प्स यू टू कम टू अ कंक्लूजन लाइक वी डिस्कस्ड अबव. मे रेज न्यू रिसर्च क्वेश्चंस कि आपका वन रिसर्च लीड्स टू द अदर हो सकता है. देन आप बनाते हो अपना रिसर्च जिसमें कि प्रॉपर आपका रिपोर्ट बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द प्रीलिमिनरी पेजेस जिसमें कि आपका टाइटल, डेट, एक्नॉलेजमेंट वो सब आता है. देन यू हैव द इंट्रोडक्शन जिसमें कि आपका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आएगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आएगा, मेथोडोलॉजी आपने क्या फॉलो की है, स्कोप क्या है आपके रिसर्च की, क्या क्या आपको दिक्कतें आई. देन समरी ऑफ फाइंडिंग्स वगैरह आपका आएगा कि आपने जो भी की रिजल्ट आपका आया और आप रिकमेंड क्या कर रहे हो उससे, वो सिंपल टर्म्स में. फिर आपका मेन रिपोर्ट भी आता है इसके अंदर कि अच्छा आपने क्या क्या डेटा कलेक्ट किया, उसको क्या क्या एनालाइज किया, क्या क्या आपकी इंटरप्रिटेशन है. कंक्लूजन एंड द एंडिंग मैटर. So you need to write very very clearly and concisely. Avoid any vague phrases like okay, maybe, it seems so. No, you are doing a research and you need to give them a foolproof result of any particular thing. Then you have visual aids आप use कर सकते हो. You have it in the forms of tables or in the forms of graphs, charts, etc etc. Disclose the confidence limits and the limitations transparently. कि आपका अल्फा कितना लिया हुआ है आपने, तो वो सब आपको बताना है प्रॉपर. सो हमारा हाफ यूनिट इज कंप्लीटेड ओवर हियर. लेट अस टेक अ ब्रेक एंड कंटिन्यू विद द अदर हाफ. नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ रिसर्च. हमारे जो टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं वो काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे डिफ्रेंशिएटेड हैं. एक एक करके उन सबको देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल. व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव? Descriptive is that research which tells us about the accurate profile of events or situations as and when they exist. तो ये हमारे को exposed factor research भी हम इसे कहते हैं. इसमें जो रिसर्चर होता है वो वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करता है. एनालिटिकल में ऑन द अदर हैंड जो रिसर्चर होता है वो एनालाइज करता है एग्जिस्टिंग डेटा को. क्यों करता है? टू ड्रॉ कंक्लूजन्स. ये पॉलिसी एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यूज़ और मेटा स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है और इसमें क्रिटिकली इवैल्यूएट होते हैं आपके जो सेकेंडरी डेटा एंड फैक्ट्स होते हैं. राइट. सो मेथड आपके क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द सर्विस, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़ एट्सेट्रा. एंड यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो मोस्टली आपके डेटा को मैनिपुलेट करता है और इंटेलेक्चुअली उसे एनालाइज करता है ताकि आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक आ पाओ. फॉर एग्जाम्पल, सर्वे ऑन हाउ ऑफ्टन स्टूडेंट्स यूज द डिलीवरी ऐप. ये आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ डिस्क्राइब करके बताएगा अक्रॉस द डिफरेंट वेरिएबल्स. एंड एनालिटिकल में ऑन दी अदर हैंड आप 5 ईयर का ट्रेंड निकाल सकते हो स्टूडेंट की पैकेजिंग प्रेफरेंसेस का. सो लेट अस नाउ मूव अहेड टू अप्लाइड एंड फंडामेंटल. अप्लाइड आपका रिसर्च वो होता है जिसमें कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको. दिस इज प्रैक्टिकल एंड एक्शन ओरिएंटेड. इसमें आपका डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग होता है. फंडामेंटल जो होता है दैट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन थ्योरी, उसको बिल्ड एंड एक्सपैंड करने के लिए. दिस इज़ नॉट डायरेक्टली इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन, ये मोस्टली नॉलेज पर्पज से होता है. एंड मैथ्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, दीज आर द कॉमन सब्जेक्ट्स. ग्रेट. देन यू हैव द क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव. एज द नेम सजेस्ट्स, क्वालिटेटिव आपका नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है जो कि मीनिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस से डील करता है. क्वांटिटेटिव आपका न्यूमेरिकल होता है जो कि आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में बताता है, स्टैटिस्टिकल टर्म्स में बताता है कि क्या क्या आपका एनालिसिस है बेस्ड ऑन विच यू गिव एन इंटरप्रिटेशन. देन देयर इज वाई और हाउ पीपल थिंक और बिहेव और फील. ये लोगों के इमोशन से, हाउ दे थिंक एंड बिहेव, एब्स्ट्रैक्ट स्टफ से ज़्यादा डील करता है. हालांकि ये दिस डील्स मोस्टली विद द क्वांटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स, ओपिनियंस एंड फिनोमिना इन अ न्यूमेरिकल मैनर. नाउ ये इन डेप्थ इंटरव्यूज पे फोकस करना एंड फोकस ग्रुप्स होते हैं आपके. देन यू हैव द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इन सब पे ध्यान देता है. क्वांटिटेटिव हालांकि सर्वेज हो गए आपके इसमें जो कि आपके क्लोज्ड एंडेड होते हैं जिसमें कि पर्सन नीड्स टू सिलेक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ ऑप्शंस 1 2 3 4 5. इन्हीं ऑप्शन में से पर्सन नीड्स टू सिलेक्ट एन आंसर. एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एग्जांपल्स यू कैन सी इनके कि इंटरव्यू की वाई कस्टमर इज फीलिंग डिससैटिस्फाइड एंड कस्टमर सैटिस्फैक्शन है कितनी ऑन अ 5-point लिकर्ट स्केल. नाउ कमिंग टू कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल. कॉन्सेप्चुअल आपके वो वाले रिसर्चर्स होते हैं जो कि थियोरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन पे बेस्ड होते हैं जिनकी कुछ लॉजिकल रीजनिंग होती है. एम्पेरिकल आपका मोस्टली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड फिनोमिना होता है जो कि आपने
लाइव विटनेस किया है। देन कॉन्सेप्चुअल फिलोसोफर्स एंड थियोरिस्ट यूज करते हैं टू डेवलप कॉन्सेप्ट्स, लाइक वी सेड इट इज़ अ थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन। एम्पेरिकल आपका डेटा कलेक्शन, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, उसको एनालाइज करना, ये तीनों की तीनों चीज़ें इन्वॉल्व करता है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक आपका अप्लाइड वाला एंड थ्योरेटिकल वाला ही। नाउ देयर इज नो रियल वर्ल्ड डेटा कलेक्शन इसमें, एंड इसमें आपका हिपोथेसिस टेस्टिंग होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं। दिस इज मोर लाइक आइडिया ड्रिवन, कि आपका जो है थ्योरेटिकल आइडिया क्या है, एंड द अदर वन इज मोर एविडेंस ड्रिवन, कि आपके पास ये डेटा है एंड इससे आपका क्या कंक्लूजन आया। देन यू हैव एक्सप्लोरेटरी वर्सेस कंक्लूसिव। एक्सप्लोरेटरी लाइक वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर आपका न्यू और अनक्लियर प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है। कंक्लूसिव ऑन द अदर हैंड आपका हिपोथेसिस टेस्ट करता है एंड किसी चीज़ को कंक्लूड या फिर कंफर्म करता है। एक्सप्लोरेटरी जो है आपके वो आइडियाज जनरेट करता है, इंसाइट करता है, नो डेफिनेट कंक्लूजन, देयर इज अ न्यू वेरी न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू आर एक्सप्लोरिंग इनटू, तो उसके बारे में यू डू द एंटायर रिसर्च थिंग। कंक्लूसिव हालांकि आपके एक्शनेबल इंसाइट्स एंड कंक्लूजन्स आपको देता है कि अब आपको ये करना चाहिए। Exploratory is useful for preliminary understanding and the other one is for verifying and formalizing the findings. Great. Examples can be attitude towards a new product or survey measuring specific preferences. Other types देख लेते हैं। वन टाइम रिसर्च जो कि आप एक सिंगल टाइम पीरियड के लिए करो, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो कि आप मल्टीपल टाइम पीरियड्स के लिए करो, फील्ड रिसर्च जो कि आप रियल वर्ल्ड सेटिंग में जाके देखो, लैबोरेटरी जो कि आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में देखते हो, सिमुलेशन जो कि आपका मॉडल्स जो कि रियल लाइफ प्रोसेसेस पे बेस्ड हैं उनसे होता है, क्लिनिकल यानी कि जो आपका केस स्टडीज़ यूज़ करता है, हिस्टोरिकल जो कि पास्ट इवेंट पे ध्यान दे, कंक्लूजन ओरिएंटेड यानी कि रिसर्च जो है आपका फ्लेक्सिबल होता है, थ्योरी ड्रिवन भी हो सकता है, डिसीजन ओरिएंटेड यानी कि डिसीजन मेकर्स के लिए यू नीड टू मेक अ पर्टिकुलर डिसीजन रिगार्डिंग समथिंग। सो विथ दिस वी हैव डन द टाइप्स ऑफ रिसर्च। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिज़ाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो हम अभी इन द कमिंग 2-3 स्टेप्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हमारा रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो रिसर्च प्रॉब्लम लाइक वी हैड स्टडीड वाज द फोकल पॉइंट, इट वाज द पर्टिकुलर इशू जो कि एक रिसर्चर एम्स टू रिजॉल्व थ्रू द इंक्वायरी। इट मे अराइज फ्रॉम थियोरेटिकल गैप्स और प्रैक्टिकल चैलेंजेस। तो कैसे कैसे आपका रिसर्च प्रॉब्लम आपको पता चल सकता है कि क्या क्या है आपका, या तो कुछ आपको थियोरेटिकल गैप लग रहा है किसी चीज़ में, या फिर यू हैव पर्टिकुलर चैलेंजेस इनटू समथिंग, तो यू कैन हैव द डिफिकल्टी इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ व्हेन डज अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इन सिनेरियो में होती है जब ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल को डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स कुछ अचीव करने हैं कि हमारा ये गोल है एंड वी वांट टू अचीव दिस, फेसेस मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन, या फिर इज अनसर्टेन अबाउट विच कोर्स इज ऑप्टिमल। आपको पता लगाना है कि आपको अपना एक्सपेंशन करना है ए सिटी में, बी सिटी में या फिर सी सिटी में, तो यू कैन डू अ रिसर्च बेस्ड ऑन दैट टू फाइंड आउट कि कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट है एंड विच डिसीजन इज द मोस्ट ऑप्टिमल वन, फेसेस द मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शंस लाइक वी हैव डिस्कस्ड। नाउ एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम के। फर्स्ट वन, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक ग्रुप को या फिर एक इंडिविजुअल को किसी चीज़ में कोई चैलेंज फेस करना चाहिए जो कि उनको सॉल्व करने का मोटिव हो। देन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर डिजायर्ड आउटकम पाने की इच्छा होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्टिव तो देयर इज नो प्रॉब्लम दैट इज मेंट टू बी सॉल्व्ड। देन यू हैव ऑल्टरनेटिव कॉजेज ऑफ एक्शन, यानी कि आपके पास कम से कम 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, 2 ऑप्टिमल ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए जिनमें से कि आपको एक ऑप्टिमल वाला निकालना हो। देन यू हैव अनसर्टेनिटी इन सिलेक्शन व्हेन यू डोंट नो कि कौन सा यूज़ करना है। देन व्हेन यू हैव अ डिफाइंड एनवायरनमेंट, आपका जो यूनिवर्सल सेट है, पॉपुलेशन है, वो बहुत बड़ा यूनिवर्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ प्रॉपर डिफाइंड सैम्पल। सो यू हैव द सब्जेक्ट एज आई, you have the environment as N, actions as C1 and C2, outcomes as O1 and O2, unequal probabilities भी होती हैं। तो ये सब कुछ फॉर्मल नोटेशंस है, इनका हमें रखना है ध्यान। लेट अस कम टू द टेक्निक्स टू डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले तो जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, आप एक ब्रॉड फॉर्मुलेशन से बिगिन करोगे कि हमारी कोर प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूजर्स of a particular phone brand from the year 2022 to 2024,
ठीक है, तो ये आपका ब्रॉड स्टेटमेंट हो गया. आप पायलट सर्वेज यूज़ करोगे, एक्सपर्ट गाइडेंस यूज़ करोगे इसको नैरो करने के लिए. सो यू ऑलवेज गो फ्रॉम ब्रॉड टू नैरो whenever you need to define a research problem. Cool. अब आप इसे नैरो कैसे करोगे? आपने फ़ोन का ब्रांड बताया, आपने टाइम बताया, देन यू नीड टू ऑल्सो मेंशन कि आप न्यू सेल्स ही कंसिडर कर रहे हो या फिर आप सेकेंड हैंड सेल्स भी कंसिडर कर रहे हो. आर यू ऑल्सो कंसिडरिंग द फोन रिपेयर्स? आर यू ऑल्सो कंसिडरिंग द वंस दैट केम इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स? आर यू कंसिडरिंग द टाइम जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर लेट्स से डील आपने लॉन्च किया था तो आपका सेल बढ़ा, राइट? देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड द पर्पस कि क्या नेचर है आपके रिसर्च के पहले इन द वीडियो, टू डिस्कस विद द स्टेक होल्डर्स एंड द एक्सपर्ट्स. सर्वे लिटरेचर करना, यानी कि पुराने जो भी थ्योरीज पढ़े हैं, रिपोर्ट्स, ओल्ड रिसर्चेस, उन सबको स्टडी करना सो दैट यू आइडेंटिफाई द गैप्स एंड टू ऑल्सो इंश्योर देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. ग्रेट. नेक्स्ट अप वी हैव डिस्कशन और द एक्सपीरियंस सर्वेज, मीनिंग कि आप स्कॉलर्स से या फिर अपने कॉलीग्स से डिस्कस करो ताकि आपका फोकस शार्पन होए, आप और उसे नैरो 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 लाते जाओ एंड टू डिफाइन द स्कोप कि आप खाली पर्टिकुलर दिल्ली के सेल्स कंसिडर करोगे या फिर कहीं और के, या फिर आप किसी एज ग्रुप के पर्टिकुलर कंसिडर करोगे. सो दैट ऑल इज व्हाट नीड्स टू बी कंसिडर्ड. Then you need to rephrase the entire problem into specific, analytical and testable terms. नैरो करना है उसको बेसिकली ताकि वो स्पेसिफिक हो जाए, एनालिटिकल हो पाए और टेस्ट कर पाओ आप उसको. नाउ आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कैसे करते हो इफ़ यू वांट टू डू अ रिसर्च? अवॉइडिंग एनी ओवररन टॉपिक्स. कोई टॉपिक अगर 100 बार या बहुत ज़्यादा बारी ले लिया गया है तो उसको लेना इज बेसिकली स्टूपिडिटी. ब्रिंग समथिंग न्यू विद योर रिसर्च आउटकम्स. अवॉइड एनी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो कि can spark a controversy among the people. Then avoid vague or overly narrow problems because that would basically mean कि आपको या तो बहुत एक मैसिव सैम्पल कलेक्ट करना पड़ेगा या फिर बहुत नैरो सैम्पल. इससे क्लैरिटी और एनालिसिस हिंडर होता है आपका. Choose familiar and feasible subjects. For example, you are deeply interested into the world of finance, so do a research based on those topics. Ensure access to literature, data resources, etc. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी उनके कंसिडर करो कि वो अकेडमिकली रेडी है, फाइनेंशियली या लॉजिस्टिकली वाइबल है, पार्टिसिपेंट कॉपरेशन होगी कि नहीं होगी. फिर आप पहले एक बार एक प्रीलिमिनरी स्टडी करके देखो कि आपको क्या क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, स्पेशली अगर कोई बहुत ही न्यू सा टॉपिक हो. इलस्ट्रेशंस. तो आपका बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट क्या हो सकता है? वाई डू स्टार्टअप्स इन इंडिया फेस हाई एम्प्लॉयड टर्नओवर? दिस इज वेरी वेरी एम्बिगुअस. देयर इज नो क्लैरिटी कि आप बात किसकी कर रहे हो, किन स्टार्टअप्स की, किस डोमेन में, किस साल में, किस ज्योग्राफी में. सो आप इसको थोड़ा सा नैरो कर सकते हो कि की रीजंस क्या है बिहाइंड हाई एम्प्लॉयड टर्नओवर इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स. तो हमने यहाँ पे स्टार्टअप्स का स्टेज डिटरमाइन किया, कौन से डोमेन में, टेक डोमेन में, और हमने ईयर भी डिटरमाइन किया. अब एक एक्चुअल प्रिसाइज रिसर्च प्रॉब्लम कैसा होता है ऐसा. व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल एंड कंपनसेशन रिलेटेड फैक्टर्स. तो हमने अपने जो फैक्टर्स थे उनको भी 3 तक नैरो डाउन कर दिया, जो कि एम्प्लॉय टर्नओवर में कर रहे हैं इन्फ्लुएंस. टेक स्टार्टअप्स में 2020 टू 2025 20 स्टार्टअप्स का ही आप कर रहे हो स्टडी टू मेक इट मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन बैंगलोर एंड दिल्ली. ग्रेट. एडिशनल कंसिडरेशंस, टेक्निकल टर्म्स सारे के सारे क्लियरली डिफाइन करो, ज़्यादा फालतू के जार्गन्स नहीं रखने हैं. सेट बेसिक अजम्पशंस. देन यू नीड टू जस्टिफाई द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कि जो भी आपने ये किया है ये क्यों किया है, इसका पर्पस क्या है. कंसिडर द डेटा सोर्सेज एंड द टाइम पीरियड. जैसे कि यहाँ पे हमने 20 स्टार्टअप्स लिए एंड 2020 टू 2025 लिया. क्लियरली मेंशन द स्कोप एंड द लिमिट्स. ग्रेट. तो कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपके प्रिसाइज स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि बताते हैं कि आपको क्या अचीव करना है थ्रू दिस स्टडी. लाइक वी स्टडीड ऊपर, अगर आपके पास एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई पर्टिकुलर मोटिव नहीं है टू डू द रिसर्च, देन द रिसर्च प्रॉब्लम वोंट एग्जिस्ट. दे गाइड द स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च. तो उसके की पर्पसेस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ क्लियर पर्पस कि क्यों रिसर्च हो रही है, क्या इसका पर्पस है, क्या इससे अचीव होएगा. शुड बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल. It should be precise and achievable within the study's scope. It should be linked to the problem. Problem से बिल्कुल दूसरे डोमेन का नहीं होना चाहिए. Directly stem करना चाहिए from the problem to provide a roadmap. Types of objectives. आपका जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकता है
या फिर आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जनरल आपके जो होते हैं वो ब्रॉड गोल्स होते हैं जो कि अलाइन करते हैं ओवरऑल पर्पस ऑफ द स्टडी से। स्पेसिफिक आपके लाइक द वर्ड से नैरोवर होते हैं और ये एक्शनेबल भी होते हैं, ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड एज क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। यू कैन रीड द एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ग्रेट। तो आपके वेल क्राफ्टेड ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर करते हैं कि जो रिसर्च है वो फोकस्ड रहे, रेलेवेंट रहे एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहे। तो द 3 इम्पॉर्टेंट यूजेस या फिर 3 इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स ऑफ research objective is it gives the direction, it should be clear, it should be specific and measurable. Now let us move ahead with the last topic which is the research hypothesis. So research hypothesis क्या होता है? research hypothesis आपका focal point होता है। ये आपकी एक predictive statement होती है about the relationship between 2 or more variables, कि आप कुछ predict करना चाह रहे हो कि आपका A का B से क्या कनेक्शन है। फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग थ्योरी और प्रायर रिसर्च एंड इट इज टेस्टेड थ्रू एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप इसे ऑब्जर्व करते हो, मेजर करते हो, टेस्ट करते हो। सो फीचर्स क्या क्या होते हैं? शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, टेस्टेबल एंड फॉल्सिफाइबल, यानी कि आप उसको नल भी कर पाओ। देन बेस्ड ऑन थ्योरी और प्रायर एविडेंस, स्पेसिफिक होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, टेस्टेबल, क्लियर, एम्बिग्विटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कूल। देन आपके 2 टाइप के हिपोथेसिस होते हैं, दैट इज H0, ये आपका होता है जनरल अजम्पशन। ठीक है, तो ये आपकी हमेशा अजम्पशन होती है विच यू अज्यूम टू बी ट्रू एंड इसके लिए आप टेस्ट करते हो कि वेदर यू नीड टू रिजेक्ट इट और यू नीड टू नॉट रिजेक्ट इट। देन ऑल्टरनेटिव हिपोथेसिस, अगर आपने अपना H0 रिजेक्ट करा है या डू नॉट एक्सेप्ट करा है, देन यू मूव ऑन टू द ऑल्टरनेट हिपोथेसिस जो कि आपका H1 होता है। इट मीन्स कि एक बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरिएबल्स एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल। ठीक है, सो एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी का कुछ भी इफेक्ट नहीं है कंज्यूमर के परचेज इंटेंशन पे, एंड H1 सिमिलरली कुड मीन कि बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है इन्फ्लुएंसर्स कस्टमर्स के परचेज इंटेंशन को। एंड आप इसको chi-square t टेस्ट को रिलेशन से एक्सेप्ट टेस्ट कर सकते हो। देन अगर आपका p लेस देन 0.5 है तो यू रिजेक्ट द H0। इसका रिसर्च में रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ टेंटेटिव आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करता है, ये आपका बेसिस सेट करता है टेस्ट करने के लिए रिलेशनशिप्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स। आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में अपने आंसर्स मिल पाएंगे ताकि आप उसे एक ठोस सबूत के साथ फ्यूचर में एनालाइज कर पाओ। आपको नैरोवर अपनी स्कोप कराने में हेल्प करेगा, आपकी थिंकिंग शार्प करेगा, एंड व्हेन डेटा एंड टूल्स आर नीडेड वो हेल्प करेगा डिफाइन करने में। इट इंश्योर्स क्लैरिटी, गाइड्स डेटा कलेक्शन एंड एनहांसेस द साइंटिफिक रिगर। ग्रेट। सो सम ऑफ द पॉइंट्स यू कैन राइट खुद से भी कि आपका हिपोथेसिस का क्या क्या यूज होता है। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द यूनिट, दैट इज द रैपिड रिविजन पार्ट। ठीक है, तो ये आपका 5 मिनट के रिविजन के लिए हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च हमारे को लेके जाता है फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू गेन न्यू नॉलेज। इट इज अ सर्च फॉर नॉलेज, अ वोयाज ऑफ डिस्कवरी, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, एम्पेरिकल एंड एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपकी सबसे रेलिवेंट डेफिनेशन है। ग्रेट। फिर आपके आ जाते हैं रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम, सेकेंड वन इज द लिटरेचर सर्वे, थर्ड बीइंग द डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस। फिर आप अपने रिसर्च का डिज़ाइन बनाते हो, फिर सैम्पल का डिज़ाइन बनता है, फिर आप अपने डेटा को कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करके आप उसे एग्जीक्यूट करते हो, उस पर एनालिसिस करते हो, फिर आपका हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, जनरलाइज करके उसे आप इंटरप्रेट करते हो, देन यू प्रिपेयर द रिपोर्ट और द थीसिस। ग्रेट। सो दीज 11 स्टेप्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये PYQ में भी आया हुआ है, सो यू नीड टू लर्न दीज बाय हार्ट। टाइप्स ऑफ रिसर्च आपका हो गया क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, या फिर आपका हो गया एक्सप्लोरेटरी, या फिर यू हैव डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड, कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल। दिस इज समथिंग जो कि बेसिकली आप एग्जाम के एक दिन पहले क्विकली ग्लांस थ्रू दिस सो दैट यू नो कि क्या क्या है इन ओवरऑल यूनिट। रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस के बारे में हमने फिर बात करी थी कि आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हो जो कि शुड बी स्पेसिफिक,
feasible, significant, then आपका clearly defined होना चाहिए. इसके 5 steps होते हैं आपके. जनरल अंडरस्टैंडिंग, लिटरेचर डिस्कस एंड देन रीफ्रेजिंग इट, यानी कि आप इसको ब्रॉड से नैरो तक लाते जाते हो. देन यू हैव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. रिसर्च ऑब्जेक्टिव वंस अगेन आपका जनरल एंड स्पेसिफिक गोल्स होते हैं आपके. 2 टाइप का होता है. इट शुड बी वंस अगेन आपका क्लियर, टेस्टेबल, शुड हेल्प इन अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल. ठीक है. फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस आपका टेस्टेबल होना चाहिए, फॉल्सिफाइबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. H0 and H1 we have discussed. In statistical tests हम यूज़ करते हैं, that we will study in unit 3. Key topics that you need to keep in mind are आपके ये सभी के सभी. सैम्पलिंग टेक्निक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रोबेबिलिस्टिक वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, तो इनको रिवाइज ज़रूर करना. देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग आगे भी आएगा, रिसर्च प्रॉब्लम के कुछ टर्म्स. एंड विद दैट लेट अस रैप अप दिस यूनिट. थैंक्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड.